हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से अभिनंदन है CRS एडू वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, परिवहन नाम के अध्याय को पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने मानव हृदय की संरचना वगैरह का अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है उत्सर्जन यानी जिसको कि एक्सक्रेशन बोलते हैं, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एक मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास को भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों इतना हताश है, कि तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों इतना हताश है, जब आत्मविश्वास तेरे पास है तो डरने की क्या बात है। चलिए इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ आज की क्लास को भी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा जो अध्याय है वो क्या है, उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है, हमारे शरीर में बने अनुपयोगी या उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। अब हम समझते हैं सबसे पहले निम्न स्तर के पेड़ पौधों या जंतुओं में उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके माध्यम से होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, विसरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। देखो विसरण क्रिया अभी क्लियर ही कर देते हैं। विसरण क्रिया जो है निम्न स्तर के पेड़ पौधे या जंतुओं में चाहे पोषण हो या श्वसन हो या परिवहन हो या क्या हो, उत्सर्जन हो, ये सभी जो है उत्सर्जन। तो निम्न स्तर के जीवों में परिवहन, उत्सर्जन, श्वसन ये सब किसके माध्यम से होता है, विसरण के माध्यम से होता है। विसरण का मतलब है उच्च सघनता से निम्न सघनता की ओर पदार्थों का परिवहन। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, परफ्यूम थोड़ा सा छोड़ देते हैं तो वो क्या करता है, पूरे क्लास में फैल जाता है। तो यहाँ जब छोड़े तो बहुत ज़्यादा था यानी सघनता ज़्यादा था, और जहाँ नहीं था या कम था सघनता वहाँ तक वो फैल गया। तो ये जो प्रक्रिया है यानी अब यहाँ पर जो हम परफ्यूम छोड़े उसका दूसरे जगह तक जाना किस क्रिया के माध्यम से हुआ, तो आपको ध्यान में रखना है विसरण। तो विसरण का मतलब उच्च सघनता या सांद्रता भी बोल सकते हैं इसको। तो निम्न स्तर के पेड़ पौधे हो या जंतु हो, निम्न स्तर के पेड़ पौधे का उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना, हाइड्रा वो सब, और निम्न स्तर का जंतु जैसे अमीबा, पैरामीशियम, वो सब में विसरण के क्रिया के माध्यम से ही उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है उच्च स्तर के पेड़ पौधों या जंतुओं में क्या, उत्सर्जन। तो उच्च स्तर के पेड़ पौधों या जंतुओं में उत्सर्जन की प्रक्रिया कैसे होती है उसको हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जंतुओं के बारे में समझते हैं। कैसे जंतु, जो उच्च स्तर के होते हैं। तो उच्च स्तर के जंतुओं में जो होता है उत्सर्जन, वो जैसे हम अब बात कर रहे हैं मनुष्य के बारे में, वो क्या होता है, एक तंत्र के माध्यम से होता है जिसे उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। तो हमारा जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ यानी ऐसा पदार्थ जो बेकार है, हमारे शरीर में बना है, जिसको कि हमें शरीर से बाहर निकालना है। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ क्या होता है, या नाइट्रोजनी पदार्थ इसको बोल सकते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ। अब नाइट्रोजनी पदार्थ में क्या क्या आते हैं, जैसे यूरिया, यूरिक अम्ल, हमारा यूरिक अम्ल, जैसे CO2 गैस है ना, जैसे अमोनिया, ये सभी क्या होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ के उदाहरण हैं। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं अपना उत्सर्जी अंग जो है यानी हमारे अंदर किस तरह से क्या होता है, उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। तो मनुष्य में उत्सर्जन के लिए जो आपका किडनी है, किडनी जिसको कि हिंदी में वृक्क बोला जाता है, वृक्क ही क्या है, महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है जो हमारे शरीर में उत्सर्जन का काम में भाग लेता है। अब वृक्क जो है इसका आकार कैसा होता है, तो सेम के बीज के तरह, सेम के बीज की तरह इसकी क्या होती है, आकार। इसका आकार कैसा होता है, सेम के बीज की तरह। सेम आपने देखा होगा इस तरह उसका बीज होता है। तो इसमें देखो ये क्या है, उत्तल भाग है, या इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्वेक्स भाग बोल सकते हैं, और ये क्या है, अवतल भाग है, जिसको इंग्लिश में कॉनकेव भाग बोल सकते हैं। यानी अवतल भाग हिंदी में अवतल नुमा बोल देते हैं, अवतल नुमा, और ये उत्तल नुमा। जो अवतल नुमा भाग होता है इसी में हमारा धमनी और सिरा जुड़ा होता है, क्या यानी रक्त वाहिनी जुड़ा होता है, रक्त वाहिनी में क्या क्या आ जाएगा, धमनी और
शिरा, ये दोनों जुड़ा होता है। तो यहीं से रक्त क्या होता है हमारे किडनी में प्रवेश करता है और किडनी क्या करता है, रक्त को छान करके यानी रक्त का फिल्टर करके उससे जो क्या होता है अनुपयोगी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया ये सब है उसको छान करके मूत्र का निर्माण करता है। तो हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण कौन करता है, वृक्क ही करता है। और मूत्र क्या है, हमारा उत्सर्जी पदार्थ है जिसमें यूरिया, यूरिक एसिड जो भी है वो सब पाया जाता है। इसका ये भाग जो कॉन्वेक्स जो कॉनकेव भाग है अवतल नुमा, जिसमें क्या होता है रक्त वाहिनी आकर जुड़ती है, इसके इस भाग को हम लोग हाइलम बोलते हैं। हाइलम, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। तो इतना आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। वृक्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो किडनी बोलते हैं। आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा था किडनी बेचकर आईफोन खरीदने वाला, वही किडनी। अब देखो हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, जिसमें 2 किडनी होता है, एक होता है दायां भाग में और एक क्या होता है बायां भाग में होता है। जैसे ये हमारा पेट है तो पेट का श्रोणि क्षेत्र ये जो है, जैसे इधर हमारा क्या पैर है तो यहाँ पर किडनी होता है 2। तो एक होता है बायां भाग में, एक दायां, ये हो गया बायां भाग। जैसे ऐसे अगर हम खड़ा होंगे तो इधर वाला भाग क्या बायां, तो ये हमारा बायां किडनी हो जाएगा, यानी ये हमारा कैसा होगा बायां किडनी, और ये हमारा क्या होगा दायां किडनी। बायां किडनी थोड़ा सा क्या होता है ऊपर होता है और दायां किडनी थोड़ा सा क्या होता है नीचे होता है, ठीक है। अब किडनी में क्या होता है, ये हाइलम वाला भाग हो जाएगा इधर से, अभी हम आपको बताएं तो हाइलम वाले भाग से रक्त वाहिनी जुड़ा होता है, रक्त वाहिनी जुड़ा होता है। और ये जो हमारा किडनी है, किडनी से क्या होता है एक एक नलिका दोनों किडनी से निकलकर नीचे आती है। इस नलिका को हम लोग क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं। क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी कहते हैं। क्यों, क्योंकि किडनी क्या करता है मूत्र का निर्माण करता है, जो मूत्र वाहिनी के माध्यम से नीचे आएगा और नीचे यह इस तरह की एक आकृति में खुलती है। और ये क्या है, तिकोना छिद्र है एक, या इसको मूत्र मार्ग बोलते हैं, मूत्र मार्ग, जो कि कैसा है तिकोना है। मूत्र मार्ग का जो ये वाला भाग होता है ये तिकोना होता है। कैसा होता है, तिकोना होता है, इसलिए इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइगोन के नाम से जानते हैं, ट्राइगोन। ओके, और ये हमारा जो भाग है ये कैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं मूत्राशय। ये किस तरह की आकृति होती है, तो नाशपाती के आकार का होता है, नाशपाती, नाशपाती के आकार का होता है। कौन सी, मूत्राशय। तो मूत्राशय नाशपाती के आकार का, और वृक्क जो हमारा है ये सेम के बीज के आकार का, सेम के बीज के आकार का होता है। इतना हमने देखा। और ये इसका कौन सा भाग है, अवतल भाग, जिसको कि हाइलम बोले हम लोग, हाइलम, जिसमें रक्त वाहिनियाँ जुड़ी होती है और इससे दोनों वृक्क से एक एक नलिका निकली होती है, जिसको मूत्र नलिका कहते हैं। इसके माध्यम से मूत्र कहाँ आता है, मूत्राशय में, और मूत्राशय में ये जमा रहता है और समय समय पर मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र मार्ग का जो लास्ट क्षेत्र होता है वो तिकोना क्षेत्र होता है, जिसको ट्राइगोन के नाम से भी जानते हैं। हमारे शरीर में किडनी की संख्या कितनी होती है, 2। अब देखो किडनी जो है, इस किडनी में कैसे एक मतलब हमारा रक्त से क्या आ रहा है, रक्त आ रहा है, तो रक्त से कैसे हम लोग उत्सर्जी पदार्थ को छानते हैं। तो इसमें बहुत सारी क्या होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं होती है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृक्क कोशिकाएं। क्या बोलते हैं, वृक्क कोशिकाएं। वृक्क कोशिकाओं में ही क्या होता है, इन पदार्थों से क्या होता है, रक्त को छाना जाता है। यानी रक्त को छानना किस में होता है, वृक्क कोशिकाओं में ही। वृक्क कोशिका को इंग्लिश में नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेफ्रॉन। तो वृक्क का जो भी काम है या जो भी संरचना है वो किसके कारण है, वृक्क कोशिका के कारण ही। इसीलिए नेफ्रॉन या वृक्क कोशिका को क्या कहा जाता है, वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी हमने क्या देखा, नेफ्रॉन को, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, वृक्क कोशिका। तो नेफ्रॉन जो है ये क्या होता है, वृक्क की क्रियात्मक, वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई।
तो वृक्क का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होता है जी? वृक्क कोशिका। अब क्वेश्चन है कि एक किडनी जो है हमारा, यानी एक वृक्क में कितनी कोशिकाएं होती है? तो 10 का पावर 6 या 10 लाख बोल सकते हैं, 10 लाख नेफ्रॉन होता है, यानी वृक्क कोशिकाएं होती है, लगभग ऐसा माना जाता है, नेफ्रॉन होती है। अब हम इसके नेफ्रॉन की संरचना को देखते हैं। क्या संरचना? तो अब हम लोग देखते हैं किसके बारे में? नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। तो कुछ इस प्रकार नेफ्रॉन की संरचना होती है। ये क्या होता है हमारा? वृक्क यानी नेफ्रॉन की संरचना होता है। इसमें ये वाला जो भाग है इसको हम लोग बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। इसको हम लोग हेनले का लूप बोलते हैं। इसको हम लोग संग्राहक नलिका बोलते हैं। और ये जो है हमारा क्या है? मूत्रवाहिनी। ये हमारा मूत्रवाहिनी है। इसी जो मूत्रवाहिनी है इसी में बहुत सारा संग्राहक नलिका होता है, जिसमें बहुत सारा नेफ्रॉन क्या होता है? इसी क्रम में जुड़ा होता है। हमने बताया ना, एक वृक्क में कितना? लगभग 10 का पावर 6 या 10 लाख नेफ्रॉन होता है। ठीक है। अब इसमें ये जो भाग है बोमेन कैप्सूल के बीच में, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें ये जो आ रहा है रक्तवाहिनी का सिरा, इसको क्या बोलते हैं? अभिवाही धमनी। और जो इससे होकर निकल रहा है, ग्लोमेरुलस से होकर निकल रहा है, इसको अपवाही धमनी बोलते हैं। अपवाही धमनी, इसको क्या बोला जाता है? अपवाही धमनी बोला जाता है। तो ये क्या होती है? वृक्क की संरचना होती है, यानी स्ट्रक्चर होता है वृक्क का। अब हम लोग वृक्क के कार्य को समझते हैं। एक्चुअली अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको लिखना होगा तो इसके स्ट्रक्चर को भी हम लोग लिख देते हैं, प्रत्येक भाग को लिख देते हैं। इस हिसाब से आपको पहले एक चित्र बना देना है, देन उसके बाद जो अभी हम लिखते हैं। हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा सा है तो बार बार मिटा के हमको क्या होता है? लिखना पड़ता है। तो वृक्क की संरचना में पहला आप लिखिएगा संरचना। इसमें पहला हम लोग क्या लिखेंगे? बोमेन कैप्सूल। तो वृक्क का पहला भाग जो कैसा होता है? प्याली नुमा होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोमेन कैप्सूल बोलते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा। अब बोमेन कैप्सूल में, और उसके बाद दूसरा भाग लिखिएगा ग्लोमेरुलस। तो दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे? ग्लोमेरुलस। तो बोमेन कैप्सूल के बीच में कोशिकाओं का गुच्छ जो होता है, कोशिका गुच्छ, जिसमें क्या होता है? जो अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी। तो अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी से बना कोशिका गुच्छ जो है वो ग्लोमेरुलस कहलाता है। नेक्स्ट हमारा तीसरा आता है हेनले का द्वीप। हेनले का लूप क्या होता है? हेनले का लूप। तो हेनले का लूप क्या होता है? तो क्या कहेंगे? बोमेन कैप्सूल से आगे जो हमारा वृक्क नलिका है, वृक्क नलिका जो एक
यू आकार की, किस आकार की, यू आकार की लूप बनाती है, लूप बनाती है, उसे हम लोग हेनले का लूप कहते हैं। तो हेनले का लूप क्या होता है, वृक्क नलिका जो यू आकार की क्या बनाती है, यू आकार की संरचना बनाती है या यू आकार की लूप बनाती है, उसे हेनले का लूप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है संग्राहक नलिका, संग्राहक नलिका। तो क्या लिखेंगे, वृक्क नलिका जो मूत्र वाहिनी से जुड़ता है, जो मूत्र वाहिनी से जुड़ता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संग्राहक नलिका बोलते हैं। यही क्या होती है, वृक्क की संरचना होती है। इस प्रकार हमने देखा ना, इस प्रकार ये थालीनुमा संरचना हो गया, ये हो गया बोमेन कैप्सूल, उसके बाद नीचे आके यू आकार का लूप बनाता है, तो ये हमारा हेनले का लूप हो गया। एंड उसके बाद क्या होता है, हमारा संग्राहक नलिका होता है, जो किससे जुड़ा होता है, मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है। अब बोमेन कैप्सूल में एक होता है इधर से अभिवाही धमनी, और इधर जो निकलकर इसर जाता है उसको क्या बोलते हैं, अपवाही धमनी। तो और ये क्या है, यही जो हमारा अभिवाही धमनी और अपवाही धमनी से मिलकर बना हुआ कोशिका गुच्छ है, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो इस तरह से आपको लिख लेना है। अब इसके वृक्क के कार्य को देखते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। ये चित्र बार बार हम क्या बनाएं, इसी को छोड़ देते हैं। अब हम लोग वृक्क यानी किडनी के कार्य को देखते हैं। वृक्क के कार्य, तो हमने बताया ना, हमारे शरीर में मूत्र का जो निर्माण है वो कौन करता है, वृक्क करता है। तो कैसे करता है, उसमें 3 तरह के मुख्य रूप से कार्य देखे जाते हैं। पहला जो है वो है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन। तो पहला है हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। दूसरा हमारा होता है पुनः अवशोषण, दूसरा क्या होता है, पुनः अवशोषण। और तीसरा होता है स्रवण, क्या होता है, स्रवण। तो यही 3 प्रक्रिया होता है और हमारा मूत्र का निर्माण हो जाता है। किसमें, नेफ्रॉन यानी वृक्क कोशिका में। और मूत्र का निर्माण कौन करता है, वृक्क करता है। किसके माध्यम से, तो उसका जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, नेफ्रॉन है, तो वृक्क कोशिका के माध्यम से। अब हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, इसमें देखिए, इसमें अभिवाही क्या होता है, इसमें अभिवाही धमनी से रक्त आता है और उच्च दाब पर, इसमें अभिवाही धमनी से रक्त आता है और उच्च दाब पर उसका फिल्ट्रेशन होता है। उच्च दाब पर उसका क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है। और उत्सर्जी पदार्थ विसरित होकर, यानी विसरण प्रक्रिया के माध्यम से विसरित होकर किस में आ जाते हैं, विसरित होकर बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं। बोमेन कैप्सूल द्वारा किस में, वृक्क नलिका में आ जाते हैं, वृक्क नलिका में आ जाते हैं, वृक्क नलिका में आते हैं। तो कहाँ आ जाते हैं, वृक्क नलिका में। तो ये क्या हो जाएगा, पहला कार्य। और शेष जो फिल्टर के बाद रक्त बचता है वो अपवाही धमनी के माध्यम से क्या होगा, फिर से ग्लोमेरुलस से अलग यानी बाहर निकल जाएगा। अब ये जो क्या होते हैं, आते हैं, तो इसका अब होता है पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण का मतलब, जैसे मान लीजिए ऐसा पदार्थ जो उपयोगी था लेकिन वो फिर भी क्या हुआ,
विसरण के माध्यम से बोमेन कैप्सूल में आ गया, तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुआ और फिर वो कैप्सूल में आ गया। तो यहाँ पर भी उपयोगी पदार्थ को फिर से अवशोषित कर लिया जाता है, इसीलिए इसका नाम है पुनः अवशोषण। तो वृक्क नलिका में क्या लिखेंगे, वृक्क नलिका में उपयोगी, वृक्क नलिका में उपयोगी पदार्थ को पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो क्या होता है, इसको पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, फिर ये पुनः रक्त में चले जाते हैं, रक्त में चले जाते हैं। फिर बोमेन कैप्सूल में क्या होता है, यहाँ फिल्ट्रेशन के माध्यम से जो आते हैं, अगर उसमें उपयोगी पदार्थ कुछ रह जाता है तो उसको फिर से क्या अवशोषित कर लिया जाता है और रक्त में भेज दिया जाता है। अब जो पदार्थ होता है वो हेनले लूप होते होते कहाँ आता है, संग्राहक नलिका में, और संग्राहक नलिका में एक क्रिया होती है स्रवण की। एक्चुअली कुछ अनुपयोगी पदार्थ अभी ऐसे होते हैं जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के माध्यम से इसमें नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे पदार्थों को ये जो वृक्क नलिका है, वृक्क नलिका की कोशिकाएं क्या करती है, उसको फिर से क्या करती है, इसमें स्रवण कर देती है इसका, यानी इसमें उसको सिक्रेट कर देती है। यानी स्रवण का मतलब वृक्क नलिका द्वारा उत्सर्जी पदार्थ को संग्राहक नलिका में उत्सर्जन, या स्रवण लिख दीजिए क्योंकि स्रवण नाम ही है, स्रवण करना। तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इसका स्रवण कर दिया जाता है। अब जो हमारा पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, मूत्र कहलाता है। और अच्छा, यहाँ पर पुनः अवशोषण में क्या क्या होता है, तो कुछ जल होते हैं और ग्लूकोज, ये क्या है, ज़रूरी है, और ये भी क्या होते हैं, बोमेन कैप्सूल से छनकर इसमें आ जाते हैं। तो इसीलिए यानी इसमें ग्लोमेरुलस से छनकर बोमेन कैप्सूल में आ जाते हैं, तो इसको फिर से पुनः अवशोषित में इसी को अवशोषित किया जाता है, और इसमें कुछ यूरिया वगैरह जो भी है उसको स्रवण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ तक मूत्र का निर्माण हो जाता है, और वो क्या होता है, संग्राहक नलिका होते हुए मूत्रवाहिनी में आता है, और मूत्रवाहिनी से क्या हमारे शरीर से जो मतलब मूत्राशय में जमा रहता है और बार बार क्या होता है, जैसे ये मूत्रवाहिनी है तो ये किडनी हुआ, इससे मूत्रवाहिनी द्वारा कहाँ जाएगा, मूत्राशय में, और मूत्राशय से एक मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। तो इस तरह से वृक्क हमारे शरीर में कार्य करता है। अब ऐसा मनुष्य जिसका दोनों वृक्क यानी दोनों किडनी खराब हो, उसकी तो मृत्यु हो जाएगी। देखो मृत्यु तो निश्चित है, पर अगर वो पैसा वाला होता है तो एक तरह की क्या तकनीक है जो काम में लाई जाती है, जिसको हीमोडायलिसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हीमोडायलिसिस। तो क्या कहेंगे, हीमोडायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जो ऐसे मनुष्य जिसके दोनों किडनी खराब होते हैं उनके रक्त को छानने के लिए या उनके शरीर से उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन में हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए एक मशीन काम में लाई जाती है जिसको बोलते हैं डायलिसिस मशीन। क्या बोलते हैं, डायलिसिस मशीन। उस मशीन को क्या बोला जाता है, डायलिसिस मशीन। और इस घटना को क्या बोला जाता है, हीमोडायलिसिस। तो ये आपको समझ में आया, जिसका दोनों किडनी खराब रहेगा, लेकिन पैसा वाला होना चाहिए, गरीबों के लिए तो ये भी नसीब नहीं होता। अब हीमोडायलिसिस मशीन में एक जो होता है जिसका नाम होता है डायलाइज़र। क्या होता है, डायलाइज़र। अब हमारा डायलाइज़र जो है, मान लीजिए ये क्या है, अपना डायलाइज़र है। अब डायलाइज़र जो है इसमें एक संरचना होती है बेलनाकार होती है ये संरचना। इस संरचना का नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेलोफेन। क्या बोलते हैं, सेलोफेन। अब देखिए, जो वो आदमी होगा उसमें जिसमें किडनी काम नहीं करता है, तो उसके शरीर से रक्त को क्या करते हैं हम लोग, डायलाइज़र मशीन में डालते हैं। अब डायलाइज़र में एक
बेलनाकार संरचना होता है जिसको सेलोफेन बोलते हैं, वो क्या करता है, उसके रक्त को 0 डिग्री सेल्सियस पर कर देता है। अब 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ताप घटाए तो कहीं वो ठोस ना बन जाए, इसीलिए उसमें एंटी कोएगुलेंट मिलाया जाता है। एंटी कोएगुलेंट यानी क्या बोल सकते हैं इसको, एंटी कोएगुलेंट का मतलब जो उसे, यानी उसे मतलब क्या, इस रक्त को जो उसे जमने ना दे, जो उसे जमने ना दे, ऐसा पदार्थ क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो रक्त हमारा द्रव्य अवस्था में ही रहता है और रक्त से जो उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको क्या होता है, इसी जो डायलाइज़र होता है उसमें क्या होता है, अवशोषित कर लिया जाता है। फिर यहाँ से जो रक्त, अब तो यहाँ पर तो तापमान घटा दिया, फिर यहाँ से क्या होता है, रक्त को बाहर निकालते हैं और उसका जो है तापमान शरीर के तापमान के बराबर कर दिया जाता है। तापमान शरीर ताप के बराबर, शरीर ताप के बराबर कर लिया जाता है और फिर इसको क्या कहते हैं, सिराओं के माध्यम से उस आदमी के शरीर में पहुंचा देते हैं। तो डायलाइसिस या डायलिसिस मशीन क्या है, हीमोडायलिसिस क्या है, एक ऐसा प्रक्रिया जिसमें डायलिसिस मशीन के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों का उपचार किया जाता है जिसके दोनों किडनी खराब होते हैं। इसमें डायलिसिस मशीन में एक डायलाइज़र होता है जिसके अंदर एक बेलनाकार संरचना होती है जिसे हम लोग सेलोफेन बोलते हैं। जब उस रोगी के शरीर से अशुद्ध रक्त को क्या करते हैं, नलिकाओं के माध्यम से डायलाइज़र मशीन में डाला जाता है। तो डायलाइज़र मशीन में उपस्थित सेलोफेन जो संरचना है वो क्या करता है, उसमें उस रक्त से जो क्या होता है, उत्सर्जित पदार्थ होता है उसको अवशोषित कर लेते हैं। इसमें रक्त को 0 डिग्री सेल्सियस पर साथ ही एंटी कोएगुलेंट के साथ रखा जाता है जिसके कारण रक्त थक्का नहीं होता है। फिर इससे उत्सर्जित पदार्थों के अवशोषण के पश्चात बाहर निकाल दिया जाता है और तापमान शरीर के ताप के बराबर करके पुनः उस रोगी के शरीर में डाल दिया जाता है। इसी प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस बोलते हैं। यही प्रक्रिया अपना क्या कहलाता है, हीमोडायलिसिस कहलाता है। अब हम अपने मूत्र के जो अवयव हैं उसके बारे में समझते हैं। मूत्र, तो मूत्र जिसको कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूरिन बोलते हैं। ये हमारा यूरिन जो है URIN, ये हमारा यूरिन जो है इसमें क्या होता है, ठोस भाग भी होता है। देखो 4% ठोस होता है और बाकी जो आपका 96% है ये द्रव होता है। तो द्रव में क्या होगा, जल, और ठोस में 4% में 2% अपना यूरिया होता है। क्या होता है, यूरिया, और बाकी 2% में अन्य जो भी था, यूरिक एसिड है ना, अमोनिया वगैरह वो सब होता है। अब चाहे क्या हो, अमोनिया हो या हमारा क्या हो, यूरिक एसिड हो, ये सब किससे बनता है, तो अमोनिया हो या यूरिक एसिड ये सब बनता है एमिनो अम्ल से। किससे बनता है, एमिनो अम्ल से। अब एमिनो अम्ल क्या है, प्रोटीन जिससे बना होता है। देखो बहुत सारा एमिनो अम्ल मिलता है तो उसको प्रोटीन बोलते हैं। उसी का एक छोटा सा, जैसे मोती पूरा है तो उसको माला बोलते हैं, मोती को गूंथ कर एक को क्या बोलते हैं, मोती। तो ऐसे ही ये पूरा है तो इसको प्रोटीन बोलते हैं, एक को बोलते हैं एमिनो अम्ल। तो उसी से क्या होता है, यूरिया, हमारा अमोनिया ये सब बनता है। तो ये हमारे मूत्र के क्या हो गए, अवयव हो गए। अब देखो मूत्र हमारा जो होता है हल्का पीला रंग का होता है। तो हल्का पीला रंग किसके कारण होता है मूत्र का, तो याद रखना है, रंग पीला जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम, ये चीज़ आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यूरोक्रोम के कारण ही उसका जो कलर है यूरिन का वो कैसा होता है, पीला होता है। नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं उच्च स्तर के जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें किस तरह से उत्सर्जन होता है, यानी पौधों में उत्सर्जन। तो हमारे जो पौधे होंगे ओके, तो अब हम लोग समझते हैं पौधों में उत्सर्जन के बारे में। तो देखो जो भी गैसीय पदार्थ उसका उत्सर्जित पदार्थ है, जैसे कि CO2, ऑक्सीजन, ये सब को अगर उसको उत्सर्जित करना है तो वो तो सिंपल विसरण क्रिया के माध्यम से होता है। किस क्रिया से होता है, विसरण क्रिया के माध्यम से। पत्तियों में छिद्र है, इसके द्वारा वायुमंडल में वो सीधे निकाल दिया जाता है। या इसके तना में छिद्र है, पत्तियों के छिद्र को एस्टोमाटा बोलते हैं, आपको पता है, अभी ही बताए थे। और इस तना का जो छिद्र है इसको क्या बोलते हैं हम लोग,
लेंटिसेल्स, लेंटिसेल्स या हिंदी में वातरंध्र, और स्टोमाटा को हिंदी में रंध्र। तो रंध्र या वातरंध्र के माध्यम से विसरण प्रक्रिया द्वारा सीधे वातावरण में भेज दिए जाते हैं, या जो जलवाष्प हमारा होता है, जल वाष्प, वो भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के माध्यम से सीधे स्टोमाटा के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। लेकिन कुछ जो पदार्थ होता है, कुछ उत्सर्जी पदार्थ पौधों के, उसको देखो कैसे वो निकालता है। जैसे उत्सर्जी पदार्थों को वो क्या करेगा, पत्तियों में जमा करेगा, और इसी तरह पत्ती पुराना होगा और वो बाहर मतलब गिरा देता है। तो पुरानी पत्ती या छाल के माध्यम से भी क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल देता है। तो पौधों का कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे रेजिन, लेटेक्स और कोई क्या क्या है, टेनिन और गोंद। तो ये सब का उत्सर्जन वो कैसे करते हैं। जैसे गोंद, आपको पता है बबूल जो है उसका जो उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या होता है, गोंद होता है, बबूल। तो वो क्या करता है, पुराने छाल में इसको रखता है, पुराने छाल में, और उसको गिरा करके, देखो पुराना छाल है तो कभी ना कभी वो क्या होगा, पेड़ पौधों से अलग हो जाएगा, तो उसमें उसका उत्सर्जी पदार्थ भी अलग हो जाएगा। जैसे टेनिन की बात करें तो जैसे चीर, एक पेड़ का नाम है चीर, उसमें भी पुराने छाल के रूप में क्या होता है, टेनिन को अलग किया जाता है, पुराने छाल के माध्यम से टेनिन को अलग कर दिया जाता है। जैसे लेटेक्स, जैसे आप देखे होंगे कनेल का जो पौधा है उसका पत्ती तोड़ते हैं तो दूध जैसा, यानी लेटेक्स जो है ये गाढ़ा दुधिया पदार्थ होता है, गाढ़ा दुधिया उत्सर्जी पदार्थ है। ये कुछ पौधों के पत्तियों में रहता है, जैसे कि आपका हमारा हो गया कनेल जिसको बोलते हैं उसको कनेर बोला जाता है, कनेर हो गया, या जैसे अकान हो गया, या जैसे क्या हो गया अपना बरगद का पेड़ हो गया, उन सब के पत्तियों में जो दूधिया कलर गाढ़ा होता है वो क्या होता है, लेटेक्स होता है। तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है, यानी उसी में जमा रहता है, और वो जब पौधों के शरीर से बाहर होता है तो वो भी क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जैसे रेजिन है, ये भी क्या होगा, पुराने पत्तियों के माध्यम से पौधे अपने शरीर से बाहर कर देते हैं, पुराने पत्तियों के माध्यम से। तो पेड़ पौधों में तो क्या, पत्तियों के माध्यम से। तो पेड़ पौधों में उत्सर्जन काफ़ी सरल होता है। इसी तरह से पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपने उत्सर्जी पदार्थों को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो उत्सर्जन नाम का अध्याय है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।